हाँ तो बेटा हम पढ़ चुके हैं डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, राइट। और मैंने आपको जब कोडोमिनेंस पढ़ाया था इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, सो मैंने आपको डिस्कस किया था मल्टीपल एलील्स, राइट। तो देखिए एक बात मुझे डिस्कस करनी है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज ए यूनिक केस। आपने ये देखा है अभी तक कि एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सपोज हाइट का जीन है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो टी जीन के दो एलील हो गए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड व्हाट दे आर कंट्रोलिंग, दे आर कंट्रोलिंग हाइट ऑफ द प्लांट, राइट। अब इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। बट समटाइम इट हैपन्स वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, गेटिंग माय पॉइंट। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ओके हो गया ना कमाल। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या नाम देंगे उसको हम? प्लियोट्रॉपी, PLEIO TRO, प्लियोट्रॉपी, राइट। तो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। तो देखिए यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे कैपिटल बी जीन है, एंड तो जो अगर किसी प्लांट में ये देखा गया है, बी प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर ये केस है होमोजाइगस बी, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस स्मॉल बी, क्लियर। तो देखा गया है कि अगर दोनों कैपिटल बी हैं तो सीड का शेप हो रहा है राउंड, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी राउंड शेप है, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो उसकी शेप क्या हो गई? रिंकल्ड, मीनिंग कि जो बी जीन है वो सीड की शेप को कंट्रोल कर रहा है। और इससे आपको ये पता चल रहा है कि कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, कि कैपिटल बी डोमिनेंट है और स्मॉल बी क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। इसीलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या शेप आ रही है? राउंड आ रही है, क्लियर। बट एक और चीज यहाँ पे नोट की गई कि इन केस ऑफ पी सीड्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पी सीड्स, सेम जीन बी जीन इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द सीड। ये सीड के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है कि उसके अंदर कितना स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। तो ये देखा गया है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है तो सीड का जो साइज है वो लार्ज होता है, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो सीड का साइज स्मॉल साइज है। बट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ना तो लार्ज है ना स्मॉल है। कौन सी शेप आ रही है? कौन सा साइज आ रहा है? इंटरमीडिएट साइज आ रहा है, ठीक है। होमोजाइगस में कैसा है? लार्ज साइज। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव में क्या है? स्मॉल साइज। लेकिन हेट्रोजाइगस के केस में ना तो लार्ज साइज आ रहा है ना स्मॉल साइज आ रहा है। कैसा साइज आ रहा है? इंटरमीडिएट साइज आ रहा है, ओके। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो बी जीन है ये एक साथ दो कैरेक्टर को तो कंट्रोल कर ही रही है। क्या? कौन कौन सा कैरेक्टर? सीड का शेप और सीड का साइज। लेकिन इन केस ऑफ सीड शेप कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, बट इन केस ऑफ सीड साइज वो क्या रहा है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट्स व्हाई कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो नाइदर कैपिटल बी नॉर स्मॉल बी आर डोमिनेंट, ठीक है। तो उससे क्या हो गया? साइज सीड का ना तो लार्ज बना ना स्मॉल बना, इंटरमीडिएट साइज बन गया। जैसा कि आपने स्नैपड्रैगन में देखा था कि आप रेड फ्लावर वाले का क्रॉस कराते हैं व्हाइट फ्लावर वाले से,
तो ना तो रेड फ्लावर आते हैं ना व्हाइट फ्लावर आते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसे फ्लावर आते हैं? पिंक फ्लावर आते हैं। ओके, तो ये बहुत ही यूनिक केस है। फर्स्ट, वन जीन इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, सीड सेफ एंड सीड साइज। सेकंड, सीड सेफ की केस में कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल b, लेकिन सीड साइज के केस में क्या है, ये क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। बेटा अभी तक हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन। तो देखिए जब हम एक जीन को माइंड में रखकर क्रॉस कराते हैं, सो दैट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड नाउ वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। और अगर आप दो जीन्स का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, सो दैट इज नोन एज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने दो टाइप के, तो हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दैट इज नोन एज द डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मैंने ये सीड लिए हैं राउंड एंड येलो, ठीक है, कि एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम देख रहे हैं सीड का शेप कैसा है, कि सीड का शेप यहाँ पर राउंड है और सीड का कलर कैसा है? येलो, राइट। तो हम यहाँ पे दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, एक तो सीड का शेप कि राउंड है या रिंकल्ड है, और सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। क्लियर? वी आर स्टडीइंग टू कैरेक्टर्स। देखिए राउंड को हमने शो किया है कैपिटल R, क्योंकि ये होमोजाइगस राउंड ले रहे हैं हम, और कलर इसका येलो हो गया कैपिटल Y। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको स्मॉल लेटर से। तो रिंकल को हम किससे शो कर रहे हैं? स्मॉल r से, और ग्रीन कलर को स्मॉल y से। तो यहाँ पर देखिए जो राउंड येलो सीड है उनसे जो गैमेट बनेंगे, आप जानते हैं जो एलील्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो ऊपर हमने क्या लिया है? कैपिटल R, और येलो के लिए कैपिटल Y। लेकिन जब गैमेट बनेगा तो एलील्स क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड, राइट। तो दीज आर गैमेट्स। यहाँ हो गया कैपिटल R, Y, और यहाँ पर आ गया स्मॉल r, y। अब जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या हो गया? ये F1 जनरेशन बन गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? ये बनेंगे 100% राउंड येलो सीड, 100% राउंड येलो सीड। क्लियर? अब जब हम इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे, तो जो ये जो जनरेशन बनी थी फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, इसमें सारे सीड कैसे हुए? राउंड येलो, बिकॉज राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेट थे। तो अब हमने F1 जनरेशन वालों का सेल्फिंग कराया, आपस में क्रॉस कराया। तो आप देखिए इससे आपके 4 टाइप के मेल गैमेट बन सकते हैं और 4 टाइप के फीमेल गैमेट। तो देखिए गैमेट में क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कैपिटल R कैपिटल Y के साथ हो, एक हो सकता है कैपिटल R स्मॉल y के साथ हो, एक हो सकता है स्मॉल r कैपिटल Y के साथ, एक स्मॉल r स्मॉल y के साथ। ओके, तो 4 टाइप के मेल गैमेट बनेंगे, 4 टाइप के फीमेल गैमेट। तो आपको क्या करना है? इनका जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आप देखिए जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैपिटल R कैपिटल Y, इसका इससे कर दिया तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इस तरीके से आप सबका मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 16 वो बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं इनका फिनोटाइप कैसा होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, जहां पर कैपिटल R होगा वो सीड कैसा होगा? राउंड। जहां पे कैपिटल Y होगा वो कैसा होगा? येलो। क्लियर? अगर कैपिटल R नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। और अगर कैपिटल Y नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो सीड ग्रीन हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो मैं टिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ये पूरी लाइन, क्योंकि इसमें कैपिटल R कैपिटल Y का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये पूरी लाइन सारे के सारे क्या हो गए? राउंड येलो राउंड येलो राउंड
ठीक, इसमें ये क्या हो गया, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। ठीक, एक और आ गया राउंड येलो और एक ये आ गया राउंड येलो। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सीड क्या हो गए राउंड येलो। ठीक, और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ये है, यहाँ पे कैपिटल R तो है लेकिन कैपिटल Y नहीं है। तो आप देखेंगे जैसे एक तो ये हो गया हमारा, यहाँ कैपिटल R है लेकिन कैपिटल Y नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैपिटल R है लेकिन कैपिटल Y नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल R है लेकिन कैपिटल Y नहीं है। तो 3 हो गए हमारे राउंड एंड ग्रीन। क्लियर, राउंड एंड ग्रीन। अब बाकी देखें, ये जो 3 है, ये मैं स्टार बना देता हूं। इसमें क्या है, कैपिटल Y तो है लेकिन कैपिटल R नहीं है। तो ये हो गए रिंकल्ड येलो। और एक जो है इसके पास ना तो कैपिटल R है ना कैपिटल Y है, तो ये क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 4 टाइप के सीड मिले, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, 9 तो मिल गए राउंड येलो, मतलब राउंड येलो 9 हो गए, 3 हो गए, फिर से समझ, मतलब 9 ऐसे हो गए राउंड येलो जिसमें दोनों ट्रेड क्या है, डोमिनेंट है। 3 ऐसे हो गए जिसमें एक ट्रेड डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव। अब 3 और हैं जिसमें दूसरा ट्रेड रिसेसिव आ गया और कलर वाला ट्रेड क्या हो गया, डोमिनेंट। एक ऐसा हो गया जिसमें दोनों ही ट्रेड क्या है, रिसेसिव। तो ये जो रेशो है इसको हम कहते हैं 9:3:3:1। और ये कौन सी जनरेशन में आ रहा है, F2 जनरेशन में आ रहा है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने इतना बड़ा क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाया, तो इसमें आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो ये तो जस्ट लाइक पेरेंट्स की तरह है। तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सो दिस वन एंड दिस वन, दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। कैसे हैं ये, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जस्ट लाइक पेरेंट्स, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है कि राउंड के साथ ग्रीन आ गया, भाई यहाँ तो नहीं था, या रिंकल के साथ येलो आ गया, तो ये नए टाइप का कॉम्बिनेशन बना है। तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स, नए टाइप का कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, तो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। व्हाट, रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं कि राउंड के साथ क्या आ गया, ग्रीन आ गया, रिंकल के साथ क्या आ गया, येलो आ गया, तो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, तो बेटा इस जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए मेंडल का फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि आप डोमिनेंट ट्रेट वाले का क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट शो करते हैं। सो दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर, कि आप राउंड और रिंकल्ड सीड वाले क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में सारे राउंड सीड ही आएंगे। क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि F1 जनरेशन में तो हमें केवल एक ही ट्रेट नजर आता है, लेकिन F2 जनरेशन में हमें दोनों ही ट्रेट नजर आते हैं, और उसमें लेकिन 75% डोमिनेंट ट्रेट शो करते हैं और 25% रिसेसिव ट्रेट शो करते हैं। ओके, लेकिन अब ये थर्ड लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है भाई, देखिए आपने दो टाइप के कॉम्बिनेशन लिए थे, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन आपको F2 जनरेशन में नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि
कि आपको राउंड के साथ केवल येलो नहीं मिलता, आपको राउंड के साथ ग्रीन भी मिल रहा है। और क्या हुआ, आपको येलो के साथ हमेशा राउंड नहीं मिलता, आपको येलो के साथ रिंकल भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने इनको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। तो इससे उन्होंने एक लॉ दिया मेंडल ने, और ये आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 80 में सेकंड पैराग्राफ में, कि that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब कि ये जो ट्रेट हैं जो एक साथ हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा एक साथ ही रहेंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं कि इन्होंने आगे चलकर नए कॉम्बिनेशन बना लिए। या जैसे यहाँ पर रिंकल ग्रीन एक साथ है, तो ऐसा नहीं हमेशा रिंकल ग्रीन ही रहेंगे एक साथ। रिंकल जो है वो येलो के साथ भी जा सकता है, या ग्रीन जो है वो राउंड के साथ भी जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और वो F2 जनरेशन में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं और नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कॉलोनी से दो बच्चे चले, मिस्टर ए और बी, ठीक है, एक साथ आए। मान लीजिए छपरौला से चले नेहरू नगर आ रहे हैं हमारे स्कूल में, और दो बच्चे चले विजयनगर से, सी और डी, राइट, वो भी स्कूल आ रहे हैं। लेकिन भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है भाई ए और बी एक साथ आए थे तो क्लास में एक साथ बैठे, ए बी, सी डी एक साथ आए थे तो एक साथ बैठे, लेकिन वो नए कॉम्बिनेशन ही बना सकते हैं। हो सकता है ए सी के साथ बैठ जाए, ठीक है, और बी किसके साथ बैठ जाए, डी के साथ बैठ जाए। तो जो नए कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहेंगे। So this is known as the law of independent assortment. That's all. हाँ, तो बेटा देखिए जो मेंडल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो उसने रिसर्च किया वो किया 1865 में, बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही कुड नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ उसने जो अपने रिसर्च पेपर भेजे उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं। और देखिए एक प्रॉब्लम हो रही है, आप देखिए आज की डेट में जैसे हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, इंटरनेट है और व्हाट्सएप है और टेलीफोन है, राइट, मोबाइल है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बट उस टाइम केवल कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं था, ओनली यही था कि आप लिखकर हार्ड कॉपी भेजें, राइट। तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। दूसरा मेंडल ने क्या किया, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स मिला दिया। तो उसने क्या किया, आप देख रहे हैं जैसे कि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, मोनोहाइब्रिड, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं गैमेट्स का, ओके। हाँ, तो उसको रिकॉग्निशन, एक तो कम्युनिकेशन पुअर था, दूसरा क्या था उसने मैथमेटिक्स डाल दिया, तो लोग उससे एग्री नहीं कर पाए कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का क्या रोल। एक और बात हुई, आप देखिए मेंडल ने इनहेरिटेंस, उसने बताया फॉर ईच कैरेक्टर अ फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल। और तो फैक्टर उस टाइम या आजकल फैक्टर को हम क्या कहते हैं, जीन्स, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो इसलिए उसकी थ्योरी को रिजेक्ट हो गया। लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट, एक तो थे मिस्टर ह्यूगो डी वरीज और एक थे मिस्टर कॉरेंस और एक थे वॉन शेरमान। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली सेम रिसर्च की जो कि मेंडल ने की थी। तो फिर उसके बाद जाकर मेंडल के कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया गया एंड उसको नाम दिया गया, मतलब ही वाज कंसीडर्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि आप देखिए जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बने, साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और वो बता सके कि जो जीन्स होते हैं वेयर जीन्स आर फाउंड, जीन्स मींस जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, तो
तो अल्टीमेटली ये पता चला कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, राइट। तो दो साइंटिस्ट हुए, मिस्टर सटन एंड बावेरी। तो सटन और बावेरी ने माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। और एक काम उन्होंने किया बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद, तो उन्होंने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और जो जीन्स के एलील्स होते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ये बताया कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। और जो एक जीन के दो, जैसे किसी भी जीन के दो एलील होते हैं, तो जो एलील होते हैं किसी जीन के दो एलील, वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। So in this way they gave chromosomal theory of inheritance.